विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, वो भी एनटीपीसी स्तर की परीक्षा की बात कर रहे हैं। और एनटीपीसी 2 लेवल का होता है, एक ग्रेजुएशन स्तर का और एक अंडर ग्रेजुएशन, मतलब होता है 12वीं पास स्तर की परीक्षा, और एक होती है स्नातक स्तर की परीक्षा। तो आपने स्नातक स्तर की परीक्षा आपने CBT 1 एग्जाम दे दिया होगा और आपके अच्छे नंबर होंगे तो आप CBT 2 की तैयारी करना चालू कर दिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप उस तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। तो आपके लिए एक है MCQ, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। वैसे ही तो पेपर आने वाला है, तो वही 12वीं लेवल की बात करें चाहे स्नातक की बात करें, ठीक है, दोनों को ध्यान में रखते हुए और रेलवे की समग्र परीक्षा, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC दोनों लेवल, ग्रुप D, ALP तक से JEE, सभी को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखें। NTPC 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, इसके प्रश्न पत्र याद रखें, आपको हम कवर करना चालू कर चुके हैं। और इसकी जो प्ले लिस्ट याद रखिए, आपको कहाँ मिलेगा? RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान एवं भंडारा। तो आप देख पा रहे होंगे 5/6/2025 एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जो 24/6/2025 तक चला था। हम आपको शिफ्ट बाई डे बाई प्रतिदिन कवर कराएंगे और हर दिन याद रखें 3 शिफ्ट पेपर हुआ था। तो मैथ्स का अलग कवर होगा, रीजनिंग का अलग कवर होगा और जीके जैस का अलग अलग पार्ट के ऊपर कवर होंगे। और यकीन के साथ देखिएगा, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं 5/6 मतलब 5 जून 2025 का समय आप देख पा रहे होंगे। पहला शिफ्ट का अभी इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के टॉप 15 प्रश्न कवर कराएंगे, समझे? तो आपको पता होनी चाहिए 30 प्रश्न आए थे, 30 में से 15 पहले पार्ट में, सेकंड में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से मैथ्स रीजनिंग का हम 2 पार्ट में कवर करेंगे 15-15 प्रश्नों का, और जीके जीएस का 40 प्रश्न पूरे एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। तो हमने जीके जीएस का वीडियो बना लिया है इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का। तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी पहले बताना जरूरी है कि भाई हम जो अपडेट दे रहे हैं और जो जानकारी पढ़ा रहे हैं वो लाभकारी है या नहीं है, और 100% ऑथेंटिक और सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, जानकारियाँ समाप्त होती है और आपको बिल्कुल प्रश्न मिलने वाले टॉप। और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए, मैं बोल चुका हूँ पहले से। और जीके जीएस जिस सब मैं जीके जीएस पढ़ा चुका हूँ पहले, जीके जीएस के पोर्शन में जीके जीएस रीजनिंग की रीजनिंग मिलेगा और मैथ्स का मैथ्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट और ऑथेंटिक और सही तरीके से बताएंगे। ललित सुर समझ आ रहे हैं? सलिल का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन शुरुआत के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ये बात तो कन्फर्म हो गया कि जो घटाने बढ़ाने से जो वेतन हुआ वो कम हुआ है। हम एक बात कहते हैं, अगर हमें 15% घटाना, हमने कहा पहली बार दूसरी बार, ठीक है, 15%, सुनिएगा, हमने कहा 15% घटाया पहली बार। अगर हम कहते हैं पहला उसका वेतन पहले 100 रुपया था, कितना था? 100 रुपया। अच्छा सुनिएगा, 15 घटा दिया गया तो कितना वेतन हो जाएगा भाई? 85 रुपया। बिल्कुल टेंशन ना लेने का, बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको समझ में आनी चाहिए, बेहतर हो जाएगा। सेकंड बार कहता है भाई 10% बढ़ा दिएगा, हमने कहा भाई उसका वेतन तो 100 रुपया था, 10 बढ़ा देना मतलब 110। अब हम क्या करेंगे, जहाँ काटना पीटा वहाँ काट देंगे, 0 0 चला जाएगा। यहाँ 10 रुपया मान लो, यहाँ 11 रुपया हो गया, बढ़ गया। तो अब इसको काटेंगे भाई, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। तो यहाँ पर 20:17 याद रखिएगा, क्या आएगा? 20:17। ये हमारे पास कितना यहाँ पर आया भाई? 10:11। वो डाटा में रखने के चक्कर में थोड़ा लेंदी होगा, याद रखें, बाकी इजी रहेगा, चिंता ना करें, आप समझने का प्रयास कीजिएगा बस। पहली बार, ठीक है। अब ये आपका क्या पहले का वेतन है, वेतन पहले इतना था, घटाया गया इतना हो गया। भाई सेकंड बार वेतन इतना था लेकिन घटा बढ़ाने पे इतना हो गया। हमने कहा वेतन गुणा करें वेतन पहले का, तो ये बनेगा 200 रुपया, ठीक है, वेतन। अब ये घट बढ़ 100 कितना बनेगा? ये 78 बनेगा, समझे कि नहीं? अब ये बताओ, हाँ समझ आ रहा है, 187 बनेगा भाई, कितना बनेगा? 187 रुपये बनेगा। 11 × 17 करें 187 बनेगा। इसका मतलब पहले उसका मूल वेतन 100 रुपया था, अब उसका घट बढ़कर कितना? 187 हो गया। हमने कहा 200 रुपया उसका मूल वेतन था,
समझने का प्रयास करें। कितना हो गया 187, तो कम तो हो गया ना। तो हमने कहा भाई यहाँ 13 कम हुआ है, घटा लीजिएगा। किस पर कम हुआ है? 200 पर कम हुआ है, मूल वेतन पर। अब हमें परसेंट पूछ रहा कितना कम हुआ है, यहाँ परसेंट के स्वरों को 100 दूना 200। अब ये बताओ, जब 2 का भाग 13 में लगाओगे तो भाई 13 का आधा निकालोगे ना, कितना आएगा? 6.5। यही आपका राइट आंसर है। बताइएगा ये था कि नहीं? हाँ, वो बताने के चक्कर में लेंदी हुआ है। अगर आप समझ गए, सीख गए, तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे। और याद रखें, गांठ बांध के, एनटीपीसी चाहे वो 12वीं स्तर का हो चाहे स्नातक स्तर का, दोनों भर्ती परीक्षाओं में आपको सहयोग होगा, मतलब होगा। और अपने सहपाठियों को कह दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है हमारे साथ, उनके पास साझा कर दे, कम से कम वो भी पढ़ सकें। तीनों पोर्शन दिखाऊंगा भाई, चिंता ना करो। नेक्स्ट पेज को बढ़ रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उसी शिफ्ट का वही तारीख याद रखें। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? और हम वीडियो के फर्स्ट में आज जो थंबनेल होगा वहाँ पर शिफ्ट वर्ड डे लिख दिया करेंगे, जिससे अगर आपने एनटीपीसी एग्जाम तो दिया ही होगा, ऐसी बात नहीं, स्नातक स्तर का है कि नहीं, तो आप अंडर स्तर उसका 12वीं पास का भी दोगे भाई। चलो, पहली 14 पूर्ण संख्याओं की। अब पहली बात आती है, पूर्ण संख्या कह रहा है, तो भाई पूर्ण संख्या मतलब वो ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 अनंत तक जाएगा। जब प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, अगर वही प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा दिया है शुरुआत में, जो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये बताओ 14 पूर्ण संख्या कह रहा, हमने कहा है 0 शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। हमें 14 बोल रहा है, तो 14 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 0 भी शामिल होता है भाई। 1 13 तो यहीं हो गया आपके काउंट में, ये हो जाएगा 14। ये बताओ हुए कि नहीं 14? हाँ हुए। हुए कि नहीं? हुए। अब देखिएगा, आपके पास आंकड़े मिल गए। औसत मतलब क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग। तो आप 0 से लगा के 13 तक सभी आंकड़ों को जोड़ोगे, इनका योग कितना बनेगा वो बात की बात है। आप योग कर लीजिएगा और टोटल आंकड़े कितने? 14। 14 से भाग लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अगर डाटा क्रमागत, सुन लीजिएगा कॉन्सेप्ट बता रहे हल करने का, अगर डाटा क्रमागत है, समझे, तो इसका औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या और अंतिम संख्या अपॉन 2। आप कहना सर 14 पूर्ण बोला है, तो मेरे भाई 0 को नहीं गिनोगे क्या? शून्य भी तो आएगा। तो पहली तो 0 थी, अब मैं लिख के बताया ना, लास्ट क्या रहेगा? 13। अब इन्हें जोड़ोगे 13 ही मिलेगा, 13/2। अभी आपने देखा था 13 का भाग 2 से लगाओगे तो आधा, मतलब 13 का आधा कितना बनेगा? 6.5। दोनों प्रश्नों को उत्तर सेम आया है, वो प्रश्न अलग था, ये अलग है। तो आप समझे कि नहीं? ऐसा हल करना पड़ेगा बिल्कुल शानदार तरीके से, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप ताबड़तोड़ बना दें। चलिए, अगला प्रश्न आप एक बार आपके समक्ष है। एक बिस्तर का अंकित मूल, और आप जी दिमाग तर्क वितर्क लगाइएगा कि गणित का है, किस अध्याय का, किस टॉपिक का, कैसा प्रश्न आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बिस्तर है जिसका अंकित मूल 517। हम अंकित मूल को ए मानेंगे, याद रखें, MRP नहीं, ठीक है। हम भाई अपने भाषा में पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें, है कि नहीं? अपने भाषा में पढ़ो, सरल सहज होनी चाहिए। हमने कहा अंकित मूल मतलब ए, उस पर लिखा है कितना? 517, मतलब समझ रहे ना, लिखा MRP जो क्रय मूल से 30% अधिक है, मतलब CP, कॉस्ट प्राइस, मतलब उस वस्तु को, मतलब बिस्तर को बनाने में जो पैसा लगा है उससे ज़्यादा है अंकित मूल। कितना परसेंट? 30%। सब फोकस कीजिएगा, सब बनेगा, चिंता ना करें। यदि लाभ 2% है तो छूट प्रतिशत, वो भी दशमलव के 2 बिंदु तक बताना है। देखिएगा, आपको बता दें, अच्छे से सुनिएगा। हमें कह रहा है कितना परसेंट अधिक है? 30%। हमने कहा भाई ठीक है, अधिक है 30%। कौन अधिक है? अंकित मूल। हमने कहा अगर CP अनुपात A रख देते हैं, ठीक है, A मतलब अंकित मूल। अगर हम कहते हैं 100 रुपया है क्या उस वस्तु का क्रय मूल, तो क्रय मूल से 30 अधिक है। हमने कहा 30 अधिक हो गया, 30% की जगह, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको काटना चाहते काट लो, नहीं तो मत काटो, कोई बात नहीं। तो उस वस्तु का जो बिस्तर है वो 100 रुपया बनाने में लगा है, लेकिन आप 30% अधिक अंकित कर रहे हो, कितना पैसा? 130 रुपया, ये मान लीजिएगा, समझे? हाँ, अब देख बताते हैं, चिंता ना करो, बहुत ईजी है।
अब हमें एक बात कह रहा है कि भाई 2% का लाभ भी हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, और लाभ हानि हमेशा किस पर होगा? सीपी और एसपी पर। हमने कहा भाई उस वस्तु की जो मेन कीमत थी, जो पैसा बनाने में लगा था, बिस्तर बनाने में, वो 100 रुपये लगा है, और आप बेच रहे हो, मतलब सेविंग कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेविंग प्राइस, ठीक है। अब ये बताओ, बेच दिए तो कितने का लाभ हुआ? 2% का, मतलब 2 रुपये का लाभ हुआ। तो ये बताओ, 100 रुपये की वस्तु को तुम 102 में बेचोगे, तभी तो 2 रुपये का लाभ होगा। भाई देखो ना, समझे कि नहीं? हाँ, इतना याद रखिएगा भाई। अब ये आंसर आने वाला है, ये CP अनुपात A अनुपात आप लगा लो क्या SP, कोई दिक्कत ना। हमने कहा भाई 100 रुपये की वस्तु थी, है कि नहीं, उस पर आपने 30 रुपये ज़्यादा अंकित किया, मतलब 130 रुपये लिखा था, और आप उसको बेच रहे थे तो भी 2 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 102 रुपया। अब हमें पूछ रहा है यहाँ पर कि छूट प्रतिशत। अब देखिएगा, छूट हमेशा किस पर मिलेगा मेरे भाई? अंकित मूल जो होता है ना, वो जितना भी रहेगा उस अंकित मूल पर आप ही छूट दोगे। हमेशा अंकित मूल पर छूट देकर बेचा जाता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हो तो मज़ेदार की बात है। अंकित मूल पर ही छूट मिलेगा। हमने कहा अंकित मूल तो 130 रुपये लिखा था, और आपने 102 में बेचा है बिस्तर को। भाई बिस्तर का जो लिखा था 130 रुपया, अरे जे गया तेल लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो काम का ही नहीं है, काम का नहीं फिलहाल अभी। बिस्तर में लिखा था 130 रुपये, और आप बेच रहे 102 रुपये में। कितना छूट दिया आपने? आपने कहा सर 28। हाँ, 28 का छूट मिला। समझिएगा, 28 का छूट मिला है, किस पर मिला भाई? अंकित मूल्य पर, 130 रुपये पर। परसेंट चाहिए, कितना परसेंट छूट? ठीक है, यहाँ जीरो रहेगा भाई, 1 0 चला गया, गया कि नहीं? ठीक है। अब ये बताओ, हमारे पास यहाँ 1 0 बचा है, तो 280/13, तो 280/13 हो जाएगा। अब ये बताओ, 13 दूना 26। अब इतना हो गया कि हमारे पास तो ऑप्शन चौथा नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार भाग चला गया। 13 दूना 26। अब हमारे पास कितना बचा भाई? यहाँ पर 2 बचा है। अब 13 का भाग एक ही बार जाएगा, इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो 4 बार, यहाँ 0 बार, यहाँ 1 बार, इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा। हमें पूरा हल नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? अरे थोड़ी पूछेगा वहाँ कैसे आंसर आया है, आंसर आया, ख़त्म कहानी। ये ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे यकीन है कि आप मुझसे समझ रहे हो, सीख रहे होगे, और बेहतर करने का प्रयास करूंगा मैं भी आप लोगों के लिए। थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, तो आप देखा कि 3 प्रश्नों को हमने कैसे बिल्कुल सिंपल तरह से निपटाया है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और क्रमागत प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, मिक्स प्रश्न मिलेगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ मिलेगा मिक्सअप। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई। PDF हमारे पास रखा है, वो भी 25 भर्ती परीक्षा का, जहाँ पर आपको शिफ्ट बाय डे बाई कवर कराएंगे। आपने फर्स्ट में देखा होगा शिफ्ट और डे। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। हमने कहा कि अगर डॉटर 1 साल की होगी तो जो राहुल है वो 3 गुना होगा। भाई 3 गुना है डॉटर से, हो तो गया 3:1। याद रखें इस बात को। अब से 8 साल बाद, मतलब ये वर्तमान की कहानी है, ये कब की कहानी है? वो वर्तमान की। तो 8 साल बाद कह रहा है, तो 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल का वर्तमान उम्र क्या है? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्शन से भी काम करना पड़ेगा। देखो, वर्तमान अनुपात 3:1 का आया है। 8 साल बाद कह रहा है कि उसकी पुत्री अगर 1 की है, तो वो पिताजी पुत्री की आयु से 2 गुना, हमने कहा 2 गुना से 5 ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 गुना से 5 वर्ष ज़्यादा होगा। अगर हम कहें कि ये वर्तमान अनुपात है, तो हमने कहा पिता का वर्तमान अनुपात मान 3 आ रहा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 के पहाड़े में होगा। तो ये बताओ, ऑप्शन अगर गौर करें तो ऑप्शन तो सभी कट रहे हैं 3 से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सभी 3 के पहाड़े में, इसका मतलब तीनों के तीनों आप राइट हो सकते हैं इस विधि से। अब आगे चल रहे हैं, अगर हम कह देते हैं ऑप्शन, देखो कुछ प्रश्नों में ऑप्शन लेके भी हल करना पड़ता है। अगर ऑप्शन चौथा सही है
तो जो बात बोल रहा है वो प्रूफ होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, अगर वर्तमान उम्र राहुल की 30 है तो हमने कहा कि भाई अनुपाती मान कितना है, 3 है, तो भाई 3 के बराबर 30 हो रहा है असली वाला, तो भाई 10 के 1 के बराबर 10 होगा। समझे कि नहीं? तो ये वर्तमान उम्र राहुल का उसकी बेटी का, हमने कहा 8 साल बाद, भाई 8 साल मतलब 18 साल बाद, सॉरी वर्तमान में बेटी 10 की है, 8 साल बाद 18 की हो जाएगी। फिर कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु की, कब, 8 साल बाद जो राहुल है उसकी आयु, पुत्री की आयु की 2 गुनी। हमने कहा 18 दूना 36 से 5 ज़्यादा हो गई, कितना आएगा 41, तो 41 अनुपात 18। इसका मतलब जो बात बोला है वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा उसकी वर्तमान उम्र क्या है, 40, 30 होगी, समझ आ रहे हैं 30। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो आपके समक्ष है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीखते होंगे। चलिए बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न दिखाएंगे, याद रखें एक शिफ्ट 2 पार्ट में कवर होगा, 15-15 प्रश्न या कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 15 ही प्रश्न मिलेंगे, समझे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, 127 माइनस 7 गुणा कोष्टक में 17 प्लस कोष्टक बंद प्लस 93 का सरलीकरण कीजिएगा। तो सरल करना है आपको, सरल करना है तो आपको भाई बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास तो कुछ भी हो जाए, गणितीय प्रश्नों में लगता ही है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आंसर कभी सही तरीके से नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है पहले कोष्टक हल कर लेते हैं, तो भाई 17 प्लस 6 कितना बनेगा, 23 बनेगा। अब कोष्टक हट गया, अब गुणा है, गुणा कर लेते हैं पहले, है कि नहीं। 7 तेरी 21, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 15 16, कितना आएगा भाई 161 आएगा। आपने देखा कि इन दोनों का योग 63 आ गया, गुणा 7 करें तो 161 आया। अब हमारे पास डाटा बचा है 127 माइनस 161 प्लस 93। हम एक काम करते हैं भाई, क्या काम करेंगे अपन, बोर्ड मास कहता है पहले जोड़ लीजिएगा। हमने कहा 93 प्लस में है और जे भी प्लस में है, ये जोड़ ले पहले। हमने कहा ठीक है भाई, अगर 3 को 7 के साथ जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 1 बचेगा, 9 और एक जो बचा वाला 10 और ये 2 कितने आपके 12 हुआ, बचा 1 और ये 1 हो जाएगा 2, मतलब 127 और 93 का योग आएगा 220। अब हम माइनस 161 करना पड़ेगा भाई, 220 में 161 घटा दीजिएगा, यहाँ उधार लाना पड़ेगा 10। अब 10 में 1 गया 9, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जो भी आने वाला है वो 9 आएगा, और ऑप्शन में यहाँ 9 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पर है, यही आपका आंसर होगा। हमें पूरा हल नहीं करना है, अगर एक एक सेकंड भी बच रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आपके लिए क्या है, ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बहुत काम देगी, क्योंकि अगला प्रश्न आपको करने में समय मिलेगा। तो आपको प्रयास करना है, पूरा क्यों पता ना, क्या पूरा पूछने वाले नहीं, ऑप्शन आपको छटवा रहे हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शिफ्ट वही तारीख वही है, और आपको बता दूं इस बार जो रेलवे ने NTPC का पेपर लिया, याद रखे कम से कम आपको बताऊं 5 से 6 प्रश्न तो गड़बड़ किया पूरा मिला के। वो GK कहीं रीजनिंग गड़बड़ है, कहीं तो मैथ्स गड़बड़ है, कहीं तो साइंस ही गड़बड़, कहीं कंप्यूटर का प्रश्न ही गड़बड़ है, मतलब गलत ही उत्तर माला बना दिया, वो गलत ही प्रश्न कर दिया है। तो थोड़ा सा देख पड़ेगा, ध्यान से याद रखें। एक व्यक्ति 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, किस दूरी का, इस दूरी का 5/7 समय में तय करता है, तो हमने कहा पूरा घंटा तो 7 घंटा भैया, 7 घंटा में 5 घंटा, दूरी का 2/3 भाग, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में कितना साल लगेगा। ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ, ऑप्शन ए राइट मान रहा है, देखना होगा कि ऑप्शन ए आता नहीं आता है। चलिए हम कहते हैं 519 का 2/3 भाग, हमने कहा 519 पूरा दूरी है, इसका 2/3 भाग, 3 एकम 3, भाई 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 तरह 9 हो जाएगा, भाई 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, हाथ की 1, 2 एकम 2 हो जाएगा 3, मतलब 340 किलोमीटर।
इतना है आपका 2/3 भाग, मतलब 519 का 2/3 भाग हमारे पास आ रहा भाई कितना, 340 किलोमीटर। इतना उन्होंने चला है भाई। 7 घंटे टोटल है, 7 में से 5 घंटे चल लिया तो 2 घंटा बचा है भाई। टोटल 7 घंटे में सफ़र करना उसको है। अब 2/3 भाग मतलब 340 किलोमीटर 5 घंटे में चल लिया। जी भिन्नों को समझो भाई। हमने कहा कि 519 में आपने 340 चल लिया तो हमारे पास कितना डिस्टेंस बचा वो पता करना पड़ेगा। जब 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अब यहाँ हमारे पास 11 हो जाएगा। अपन ठीक ठाक तो कर रहे हैं ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखिएगा। चल ठीक है, ठीक ठाक चल रहे हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 4 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 में भाई, जब देखो यहाँ जब यहाँ उधार लेके गए आपने, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। जब 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा भाई कितना, चलिएगा। जब 11 में जब 4 जाएगा 7 ही बचेगा। इसका मतलब 173 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। समझे कि नहीं? हाँ बचा है भाई। मुझे यकीन लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब हमारे पास शेष दूरी कितना, 173 किलोमीटर। और शेष समय कितना बचा भाई, पूरा 7 घंटा में 5 घंटा प्रयोग हो गया, 2 घंटा बचा है। 2 अट्ठे 16। अब ये बताइएगा, क्या मुझे पूरा हल करना पड़ेगा? बिल्कुल ना करना मेरे भाई। 8 बार भागा जा रहा शुरुआत में। ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं, केवल आपके ऑप्शन ए में राइट है। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। अब आप पूरा आंसर लाओगे, फिर उत्तर देखोगे, जब तक तो भाई कोई व्यक्ति कुछ और प्रश्न करने लगेगा। तो ये आपको जो सीखना है, समझे? हम आपको बता रहे हैं अच्छे से, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन सीखिएगा। और उत्तर कैसे हल करना ये भी सीखना है। प्रश्नों को समझा रहे हैं, हल का तरीका क्या है, उत्तर लगाना कैसे है, ऑप्शन से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। आपने समझा होगा कि हाँ ऐसे आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, जीके जेस रीजनिंग, याद रखें ये सब कवर होगा। और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रिपीट कर दे रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा फॉर एसएससी बैंक रेलवे सभी वैकेंसियों में काम आएगा। इस नाम से प्ले लिस्ट डाला, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कवर हो रहे हैं, आपको बता दें 15 प्रश्न कवर होंगे भाई। समय तो लगेगा और लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखेंगे विद्यार्थियों तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। जो भी प्रश्न 100% सही और सटीक होंगे। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती। हमने कहा कि अगर 100 रुपये कमाती है, 100% 45 खर्च करती है, कितना बचाएगी, 55 रुपया या 55%। 100 रुपये मान रहे हो, 100 कमाती है, परसेंट छोड़ दो, 100 कमाती है, 45 खर्च करती है, कितना बचाएगी, 55। अब परसेंट मान लीजिएगा। यदि वह कितना बचा रही है, 66,000, तो उसकी आय कितनी? हमने अभी बताया कि भाई 100% कमाती है, 45 खर्च करती है, तो घटाएंगे तो 55% आएगा। तो 55 बचा रही, हमने कहा 55% बचा रही है, जो भैया 66,000 के बराबर है। समझे? तो 55/100। हमने कहा आय क्या है, अभी हमने बताया था नीचे वाला आय हो जाएगा टोटल, 100 था ना आय। अब यहाँ हो जाएगा 55, तो उसका क्या है, परसेंट मान था, अब अनुपाती मान बन गया। 55 रुपया बचाती है, रियली में कितना बचा रही है, 66,000 बचा रही है। और नीचे वाला 100 रुपया मतलब कुल आय कितना कमाती है, हमने 100 बताया था ना, तो 100 के बराबर। हमने कहा 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, और भाग लगाएं, 5/12 60, मतलब आएगा भाई 5/12 60, मतलब 1200। यहाँ भाग जाएगा 1200 बार में, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ 55 बराबर हमारे 100 था, बराबर 66,000 अपने पास था यहाँ पर। यहाँ हमने कहा कितने बार गुणा हुआ, ये मान लीजिएगा 1200 बार। अगर 1200 बार विभाजित हुआ मतलब 1200 बार गुणा होता है, तो हमने कहा नीचे उतने गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 1200 गुणा हो जाएगा और आपके 2 जीरो और लग जाएंगे। मतलब आप देख पा रहे होंगे 1,20,000 100 के बराबर, और 100 मतलब उसका अनुपाती आय था, जो रियली में कितना, 1,20,000। तो बताइएगा हमने आपको समझाया कि नहीं शॉर्ट तरीके से। अगर आप बेसिक पढ़े माना जाए तो आपको चिंता नहीं करना है, हम आपके साथ हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते चले प्यारे विद्यार्थियों, समझते चले कि किस टॉपिक से किस अध्याय का किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। अब आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपको चतुर्समूल एवं घनमूल दे के रखा है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, अगर हम कहें 5832 का घनमूल कितना होगा। भाई 5832 का घनमूल होता है, अगर आपको याद नहीं तो बता दें, कम से कम आपको 1 से 20 तक घनाद होनी चाहिए, तो आप घनमूल भी निकाल पाओगे। तो हम कहते हैं भाई जो 5832 है जो 18 का घनमूल है। क्या सही बात है? नहीं याद है तो आप लोग कम से कम 1 से 20 तक कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बेसिक चीज़ें हैं। तो हमने कहा इसका मान आएगा 18, और देखो हमें यहाँ 4 लगा, 4 का मतलब होता है अंदर की डाटा को ग्रुप बनाना, 4 4 को बाहर फेंकना। जी बताओ, ये 1 2 3 4, यहाँ मान लीजिएगा 10 10 10 कितनी बार, 4 बार है। तो भाई 4 का ग्रुप बनेगा, 1 बाहर निकलेगा, तो कितना आएगा, 10 आएगा, गुणा 5/24 इंटू 78 आएगा। कुछ कहीं अगर हमसे मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं सर यहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो हमने कहा यहाँ आएगा भाई 18, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 24, यहाँ हो जाएगा 78। चलिएगा, अब बात आती है 5 दूना 10, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ गुणा भाग कर लें भाई, 5 दूना 10, 2 तिया 6 और 2 नम 18, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 तिन का 9। अब ये बताइएगा, अब हमारे पास और है भाई बचा है, हमने कहा इसको आधा कर लें 9, इसका आधा करें 4। अब हमारे पास कितना बचा है, 9 गुणा 13/4, तो भाई 9 गुणा 13/4। अब मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखिएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आपको पहाड़ा पढ़ती बननी चाहिए। अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़ते, 13 नाम 117 होता, ठीक है। 117 को जब 4 से भाग लगाओगे तो मेरे ख्याल से यहाँ तो आंसर आएगा ही नहीं। क्यों? तो यहाँ तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अब हमारे पास 3 बचेगा, 4 नाम 36 हो जाएगा, मतलब 29.25 आएगा, भागा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 29.25 आंसर आ रहा है। हमारे हल से आंसर ऐसा आया है, लगता है कहीं हमने मिस कर दिया माना जाए, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आप भी हल करें और बताइएगा। या कई बार होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने बताया ना कि प्रश्न में मिस्टेक हो सकता है, अगर होना है तो, वरना उत्तर माला भी गड़बड़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि रेलवे का तो रेलवे गलती नहीं करता है, एसएससी भी गलती करता है, रेलवे भी गलती करता है, बैंक भी गलती करता है, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम एजेंसियां भी गलती करती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा हल सही था या आपका सही होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। हमारे ख्याल से आंसर यही होगा, अगर हमने जल्दबाजी में कहीं मिस्टेक कर दिया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 37 शिफ्ट वहीं तारीख वहीं क्रमशः प्रश्न बढ़ रहे हैं। अगर आपका प्रश्न अगर आपने इस तिथि को और इस शिफ्ट को पेपर दिया था तो आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या ऐसे प्रश्न आए थे। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपना आंसर की चेक कर लीजिए भाई, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ सही पीडीएफ है। और आप अदर एकेडमियों या अदर कोचिंग संस्थान से भी आप देख सकते हो, संस्थानों से, कि भाई जो पीडीएफ है वो सही सटीक है तो नहीं है। चलिए, वरुण और आशीष कौन है? वरुण और आशीष एक हॉल को 3 दिन पेंट कर सकते हैं। हमने कहा वरुण प्लस आशीष एक हॉल को 3 दिन पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले उसे 7 दिन पेंट कर सकता है। जी आप समय कार का प्रश्न रहा, ऐसे तो बैठाना ही पड़ता है भाई, जो कॉन्सेप्ट होता है बैठाने का, है कि नहीं। तो भाई अरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में, और वरुण अकेला भाई 7 दिन में पूरा कर सकता है हॉल को पेंट। अगर हम एलसीएम निकालें तो भाई कितना, 21 आएगा कि नहीं। अब 21 आ रहा है तो हम भाग लगाएंगे, 7 तेरी 21, और ठीक है, हाँ समझ आ रहा है, 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 7 तेरी 21। अगर 3 से भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। तो हमने कहा इन दोनों की क्षमता पेंट करने की 7 है, और जो आपका वरुण है इसकी क्षमता 3 है। हमने कहा भाई अगर यहाँ दोनों की क्षमता 7 हो रही है और अकेले वरुण की क्षमता 3 है, तो हमने कहा आशीष की क्षमता 4 होगी,
नहीं समझे, क्या होगी, 4 होगी। मतलब एक दिन में वो कितना पोस सकता है, 4 हॉल। समझे, एक दिन में 4 हॉल को पेंट कर सकता है। कौन, आशीष। भाई उसकी क्षमता निकल आई है। तो हमने कहा आशीष अकेले ऐसे 4 हॉलों को कितने दिन में पेंट करेगा। अब भाई टोटल हॉल 4 हैं और वो तो एक दिन में ही 4 हॉल हो सकता है, जो उसकी क्षमता निकली। हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 आएगा। तो यहाँ एक दिन आपका उत्तर होना चाहिए, जो ऑप्शन में है ही नहीं फिलहाल। अब आप ही बताइएगा मैं इसमें क्या करूँ। अब क्या मैं गलती कर रहा हूँ कहीं पर। मेरे हिसाब से मैंने जो प्रश्न दिया था उसको सिस्टमेटिक सही तरीके से हल किया हूँ और जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार से हल किया हूँ। अगर कहीं मिस हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताएं। वैसे आंसर इसका एक दिन ही आनी चाहिए था और एक दिन ही आएगा, मेरे ख्याल से आएगा, मतलब आएगा तो प्रश्न के हिसाब से एक दिन आएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है और आप समझ गए होंगे। और आपने बेसिक पढ़ा है, अध्याय पढ़ा है, समय कारक का प्रश्न, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं, प्रश्न का ऑप्शन ही गड़बड़ है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं, देख लीजिए आप लोग। दो संपूरक कोण में सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है। हमने कहा एक कोण जो है इसका जो मान है ना वो जितना भी होगा इसका मान इससे 28 ज़्यादा होगा, प्लस 28 ज़्यादा होगा, ये बात कह रहा है। छोटा कोण कितना है ये बताओ। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 76। हम आपको बता दें दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होगा। सुन लीजिएगा, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होगा। हम 180 अंश बनाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा छोटा कोण भाई बड़ा कोण। अगर छोटा कोण का मान x है, ये भी मान लीजिए अच्छा रहेगा, छोटा कोण बड़ा कोण, छोटा कोण का मान x है, बड़ा कोण का मान क्या होगा, छोटे से 28 से ज़्यादा होगा ना, होगा छोटा कोण जितना भी होगा उससे ज़्यादा कौन होगा, बड़ा कोण। और हमें तो पता है दोनों का योग कितना 180 होता है, तो हम यहाँ जोड़ देंगे भाई, दोनों का योग 180 होता है। तो हमने कहा 2x प्लस 28 बराबर 180। तो भाई दोनों का योग हम कर रहे हैं, यहाँ 28 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से जब पक्षांतर करोगे आप लोग, यहाँ 2x बराबर 180 माइनस 28 होगा। अब भाई यहाँ 10 में जब 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा और 1 का 1 मतलब 152। 2x बराबर 152। यहाँ x बैठेगा, यहाँ पक्षांतर करोगे 2 भाग में जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छीं 12, मतलब x बराबर 76 आ रहा है। इसका मतलब x को आपने क्या माना था, छोटा वाला कोण। तो आप समझ गए होंगे छोटा कोण मतलब 76 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 रहेगा और हमने उस बात को समझा कि दोनों का योग 180 होगा। अब बड़ा छोटा की मैटर की बात क्या अलग है। तो ऐसे प्रश्न आए तो आप प्रश्नों का मसाला बना लीजिएगा, तभी बना पाओगे जब आप सीख पाओगे। हम सिखा रहे हैं, आप सीखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी क्या होगी। देखिएगा पहले डायग्राम बनाते हैं फिर आप समझा के बताते हैं। बहुत ईजी, चिंता ना करें। ईजी मतलब होता है अगर आप बेसिक पढ़ा है, अगर आपको लाल बटे का पता है, साइन टेन कॉस टेन थीटा का मान पता है तो दिक्कत की बात नहीं। चलिएगा, हमने कहा एक दीवार है, दीवार यहाँ दीवार से एक क्या टिकी है आपकी सीढ़ी, सीढ़ी जैसी रहे कोई लेन देन नहीं, जो सीढ़ी बना लीजिएगा। ठीक है, दीवार है, दीवार से एक सीढ़ी है जो आप देख पा रहे सीढ़ी। ठीक है, इस सीढ़ी को कह रहा है जो कोण बन रहा है वो थीटा का बन रहा है और शीर्ष है ना, जो आपका क्या है, सीढ़ी, सीढ़ी के जो शीर्ष है यहाँ से दीवार जो आप ऊंचाई देख पा रहे होंगे, सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। यदि दीवार से, भाई दीवार यहाँ पर है, दीवार से जो शीर्ष है सीढ़ी यहाँ तक कितना मीटर ऊंचा है जी भाई, 30 मीटर ऊंचा है। समझे कि नहीं। तो कह रहा है दीवार से सीढ़ी के, दीवार दिख रहा है ये, देखिएगा, दीवार से सीढ़ी के पाद,
इसको पूछ रहा कितना है, हमने कहा x मान लेते हैं, तो क्या है। अब देखो अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है, सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाएगा l, और जी आधार कहलाएगा, या आपका कर्ण कहलाएगा। कर्ण मतलब जो भुजा सबसे बड़ी होगी वो तो कर्ण ही कहलाएगी, तो ये तो कर्ण ही होगा। ये भाई थीटा के सामने वाला लंब कहलाता और ये आधार कहलाएगा। हमने कहा भाई टेन थीटा का मान दे के रखा है, तो हमने कहा लाल बटे कक्का, और हमने बेसिक पढ़ाया है लाल बटे कक्का का। भाई ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, तो हमें टेन थीटा दिया है। टेन मतलब होता है एल अपॉन ए, ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला आधार है। हमने कहा भाई यहाँ तो हमें 15 दे के रखा है, भाई टेन थीटा बराबर 15/8 है, 15 मतलब लंब, लंब तो यहाँ कितना दे के रखा, 30। हमने कहा 15 दूना 30 हो रहा है, तो भाई हमें तो क्या पूछ रहा है, वो आधार पूछ रहा है, मतलब इसको पूछ रहा है ना दीवार के से सीढ़ी के पाद की दूरी। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो 15 आया है, ये तो 8 है, इस बात से एल अपॉन ए टेन थीटा से जो मान निकला, हाथ रखे जो टेन थीटा हमें दे के रखा था, इससे मान निकला एल अपॉन ए। एल मतलब लंब, तो लंब हमने 15 रखा, भाई आधार 8 हो जाएगा। ये बताओ 15 का दूना 8 हो रहा है, सॉरी 15 का दूना 30 हो रहा है, हमें 8 दे के रखा, 8 का दूना हो जाएगा 16, मतलब आधार 16 ही आएगा। ऑप्शन अपने पास पहला राइट है। ये देखिएगा प्रश्न का क्या तरीका था बनाने का, समझे कि नहीं जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न, क्या मज़ेदार प्रश्न आया। अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे यकीन है कि आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो और आगे बढ़ोगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने कहा 98 जो व्यास है भाई 2D है, 2R है कि नहीं। जब R का हम मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो भैया 2 चौके 8 होता है, 2 9 18, मतलब R बराबर कितना आएगा 49। ध्यान रखें त्रिज्या कितनी हो गई 49, पहली बात ये। अब हम बात करते हैं गोला, भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम आयतन बोल देता तो हम क्या करते, भाई बात अलग है। 4/3 पाई आर का क्यूब जी गोले का आयतन होता है। याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला काम का है, अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो तुम फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई। पहली बात 2D 3D हो, आपको फॉर्मूला बननी चाहिए, फॉर्मूला बनेगा तो आप प्रश्नों को हल करने के आधा दिमाग वहाँ लगा पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला आधा नहीं तो छोड़ दीजिएगा भाई। तो हमने कहा 4/3 पाई आर का क्यूब आयतन होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ संपूर्ण तो नहीं बोला है भाई, लेकिन मान लीजिए वही बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने कहा 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 का मान 4 बैठेगा, 22/7 बैठेगा, पाई का मान यहाँ 49, यहाँ 49, क्योंकि आर का मान 2 बार बोल रहा है तो 49 बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 सतैया 49, 7 चौके 28, 28 गुणा 22 गुणा 49 क्या आएगा, 28 गुणा 22 गुणा 49। ये तो आप करना ही पड़ेगा, ना करोगे ये बताओ। अब हम आपको कह देते हैं कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इतना तो हम करके रख दिए, अगर आप गुणा नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे ये बताओ। तो इसको गुणा करने पर मेरे विद्यार्थियों आपको ऑप्शन ए ही राइट मिलेगा। अगर हमारे पास ना यहाँ लास्ट में 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4 है, तो हम एक बात अनुमान लगा लेते कि अगर एक डाटा होता पीछे ना, हम कहते इकाई डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना, 9 दूना 18, इकाई 8 अठैया 64, मतलब पीछे 4 आएगा, कन्फर्म पीछे 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन सी कभी जिंदगी नहीं आएगा। तुम तुक्का भी नहीं मारना भाई, तुक्का भी नहीं मारना किसी आए, क्योंकि पीछे 4 आने वाला है। तो 4 ऑप्शन ए में है, बी में है और डी में है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 28 गुणा 22 गुणा 49 मेरे विद्यार्थियों हल कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको ए राइट मिल जाएगा, समझिए। हाँ समय भली लग रहा है, याद रखें, लेकिन अगर आप 15 प्रश्न देख लीजिए, सोच लीजिएगा आपने एक पूरा शिफ्ट कवर कर लिया। सेकेंड पार्ट फिर मिलेगा, अभी अपने पास समय बचा है। और हमने पहली वीडियो, ध्यान रखें, हमने जो लिस्ट बनाया है उसकी पहली वीडियो में आपको तैयारी कैसे करना है, CBT 1 CBT 2 स्नातक 12वीं लेवल का पूरा प्रोसेस बताया है। कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस कौन सा अध्याय पढ़ना, सॉरी कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, और कितने प्रश्न आएंगे CBT 1 में, CBT 2 में, नेगेटिव मार्क कैसा रहेगा, तैयारी कैसे करना है, पूरा फुल डिटेल दिया पहले पार्ट में।
पहले वीडियो में। उसके बाद जीके जीएस का फिर आपका मैथ्स चल रहा है, फिर रीजनिंग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब हम लेके चल रहे हैं, लास्ट समय पहुंचने वाला है और समय होते चल रहा है और हम भी बढ़ते चल रहे हैं। आपको के पास प्रेक्षण हैं 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35, 27 की माध्यिका ज्ञात करो। अब रही बात विद्यार्थियों, आप कहना सर हिंदी में अधिकांश प्रयोग करते हो, क्योंकि हमारे साथ हिंदी भाषा के विद्यार्थी और हम रही बात हिंदी भाषा के टीचर हैं, आप हिंदी मीडियम टीचर कह सकते हो, और अधिकांश हमसे गाँव के बच्चे, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जुड़े हैं, तो हम उनके साथ प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ हम जो कम्युनिकेशन याद रखें, जो भाषा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम शुद्ध हिंदी में बोलें, शुद्ध देहाती में बोलें, जिससे बच्चों को समझ आनी चाहिए। यार हाँ समझे भाई, प्रश्न समझ में आनी चाहिए, उनको हल का तरीका समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, जरूरी होता है। ये नहीं कि अंग्रेजी बोलना जिससे लोग देखेंगे, ऐसा नहीं। हम आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी जो पढ़ना चाह रहा है, बेहतर करना चाह रहा है, उसके साथ उसके हिसाब से चलेंगे। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं और अधिकांश हम हिंदी भाषा के विद्यार्थी ही देखते हैं, तो इस चक्कर से हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं। चलिए आपने आंकड़ा देखा, माध्यिका, सांख्यिकी याद रखें, मैंने इसके लिए अलग से चैप्टर वाइज था, एक हमने चैप्टर वाइज पीवाई की मैथ्स का लिस्ट बनाया, वहाँ पर हमने इस अध्याय को पढ़ाया। माध्यिका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीज की संख्या, क्या बीज की संख्या कोई हम क्या बोलते हैं माध्यिका, लेकिन बीज की संख्या कब निकालेंगे, जब सभी आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम, मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में। तो पहले बढ़ते क्रम जमा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि भाई कैसे आंसर आने वाला। लास्ट 61, 62 बस खत्म हो जाएगा, चिंता ना करें, 2 प्रश्न बच गए हैं, हम आपको जमा के बता देते हैं कि पहले क्या आएगा। चलिए अब हमें कह रहा है प्रश्न भाई कि आप जमा के बताइएगा, तो बढ़ते क्रम में, ठीक है हम जमा रहे हैं, आप देखते चलना। 11 पहले आएगा, ठीक है, बड़ा गौर से देखना पड़ता है भाई, यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर 27, फिर 30, फिर 34, फिर 35, फिर 52, फिर हमारे पास आने वाला 76, फिर 81, फिर 83, फिर 85। तो आपने देखा कि इतने आंकड़े हैं, इन्हें हमने आरोही क्रम में जमाया, मतलब बढ़ते क्रम में। अब देखो माध्यिका का मतलब बीज की संख्या, हमने कहा टोटल आंकड़े कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिएगा अगर हम बात करें एन मतलब होता है टोटल आंकड़े, कितने हो रहे 11। अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या विषम है तो सुन लीजिएगा, अगर विषम है तो आपको एक जोड़ना है और उसको 2 से भाग लगाना है। हमने कहा टोटल अपना कितना हो जाएगा 12/2, कितना आएगा 6 आएगा, मतलब चौथा पद ही आपका माध्यिका होगा। ये समझे कि नहीं आप, जितने भी पद होंगे काउंट करना है, आरोही क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा, फिर काउंट करें कितने हैं, सम है तो आपको अलग करना है, विषम होगा तो एक जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है। तो हमारे पास 6 आया है, 6 छठवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद ही आपका क्या माध्यिका होगा। जी समझिए कि नहीं आप कॉन्सेप्ट, हाँ आप देख भी रहे हैं 35 आपका राइट आंसर है। वैसे ना करके आप फिर बंटवारा भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 5 बंटवारा हो गए, 1 2 3 4 5 और 5 ये बंटवारा हो गए, तो बीच में कौन आया 35। इस प्रकार से आप बंटवारा कर करके भी आप दिमाग से बीच वाली आंकड़ा निकाल के माध्यिका बता सकते थे। और आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया आपको, ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। सम होगा तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2 से भाग लगाना है, समझे। और जो पद आएगा उसका पद और एक अगला पद के बीच के आंकड़े को ही आपको बताना है, और विषम आ जाए तो एक जोड़ दो, 2 से भाग लगाओ, जो आएगा आंसर वो आपका पद होगा। तो अभी हमारे पास 11 आया था, हमने एक जोड़ा विषम के कारण, 12 से भाग लगा, 12 को भाग लगाए 2 से, 6 आया, 6 मतलब छठवां पद। समझिए विद्यार्थियों, हाँ नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। देखो लास्ट प्रश्न इस शिफ्ट का, हमारे पहले पार्ट का, मतलब 15 प्रश्नों का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको 15 प्रश्नों का मिलेगा, दोनों पार्ट एक ही शिफ्ट के होंगे, और शिफ्ट बाय डे बाय देखोगे तो आप प्रश्नों का पैटर्न व तरीका खुद ब खुद समझ जाओगे। देखिएगा यदि हमारे पास 7.5 अनुपात 19.5, 7.5
16:x है। तो x का मान पूछ रहा है। आपको बता दें इसका कॉन्सेप्ट होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। हमने कहा ठीक है भाई, मध्य पद मतलब 19.5 इंटू 16 बराबर x इंटू 7.5। ये आपका हल होगा। अब देखो यहाँ पॉइंट समान जगह, यहाँ पॉइंट समान जगह, इन्हें हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा भाई। यहाँ बराबर है, समझे? यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो हमारे पास कितना बच के आया है, देखिएगा हमारे पास आ गया है 195 इंटू 16। अब यहाँ बराबर रहेगा वो छोड़ दिए, वहाँ बराबर x है। अब वहाँ हमारे पास 7.5 था, वो पॉइंट यहाँ से कट गया तो हम उसको ला लेते हैं भाग में, यहाँ आ गया। अब इसको तुम गुणा भाग कीजिएगा, गुणा भाग करेंगे तो आंसर निकलेगा भाई, ना निकलेगा तो बात की बात है। चलो बता देते इसमें क्या है। चलिएगा, हमने कहा ठीक है भाई, हम 5 से काट लेते हैं कि नहीं, 5 से काट लें क्या? चलो 5 एकम 5, कितना बचेगा भाई यहाँ पर? 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा, 5 तेरी 15 हो रहा ना, और बचे कितने? 4, 5 नाम 45 भाई, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तेरह का 9। तो हमारे पास 13 गुणा 16/5 आया है, 13 गुणा 16/5। तो भाई यहाँ 13 गुणा 16/5 है, और आप 13 गुणा 16 करोगे, याद रखें, तो अपने पास आएगा 208। कितना आएगा? 208 आएगा। जब 5 से भाग लगाओगे तो देखिए कितना आएगा, 5 चौके 20 आएगा ना, आएगा बताओ, और 5 एकम 5 आएगा, 41 आएगा। तो 41 हमारे पास ऑप्शन पहला में है, ऑप्शन चौथा में, और आगे चलना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 बच गया भाई, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, 5 छक्का 30। अब तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन अपने पास सेकेंड में ही आंसर मिल रहा है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 प्रश्नों का वर्क कराया, बिल्कुल शानदार तरीके से, शॉर्ट तरीके से, जहाँ लगा शॉर्ट बताया, जहाँ लगा लेंदी बताया, लेकिन बताया। आप सीखिएगा, समझिएगा, और 100% सही और सटीक जानकारी है, और बेहतर तैयारी के साथ सफलता दिलाएंगे। चिंता ना करें आप लोग, बस आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपको हम जीके भी दिखाएंगे, समझे? जीके भी कवर होगा, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। तो मैथ्स जीके जेस का मैंने पार्ट बना दिया हूँ, और जीके जेस पूरा एक शिफ्ट का पूरा एक ही वीडियो में कवर होगा। 40 के 40 प्रश्न, मैथ्स के 15 प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के 15 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? और 2-2 पार्ट में कवर होगा मैथ्स रीजनिंग का। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना कि किस प्रकार किस लेवल का प्रश्न आ रहा है। समय थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि हमने डाटा को समझा के बताया, और रही बात स्पेस थोड़ा कम पड़ता है, थोड़ा सा बार बार डाटा लिखना पड़ता है, इस चक्कर समय लग जाता है। आपने देखा, सीखा, अच्छा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे विद्यार्थियों, मेहनत लगता है, समय देना पड़ता है, प्रश्नों को समझना पड़ता है, डाटा निकालना पड़ता है, कैसे बताना, ये सब आपको देना पड़ता है। तो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आप हमें सपोर्ट बनाए रखें, और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। कमेंट कीजिएगा, और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी के पास जानकारी शेयर करें, वो भी पढ़े, अभी पढ़े। आपका विकास हमारा सहयोग।